क्लास में फर्स्ट आने का बेस्ट उपाय हेलो मेरे क्लास 11 के दोस्तों। एक सिचुएशन, सपोज आप गए हो कौन बनेगा करोड़पति के सेट पर और वहां अमिताभ जी आपसे पूछते हैं बताओ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन किस कंट्री में हुआ था, 1 2 3 4 किस में हुआ था। और आप कहते हो सर एक्चुअली ना ये हमारे सिलेबस से ड्रॉप हो गया था तो हमने पढ़ा नहीं, इसलिए आई कैन नॉट आंसर योर क्वेश्चन। तो बड़ा अद्भुत होगा नहीं? जब तो आपका सिलेबस से तो ये ड्रॉप हो गया है, पर जब हम वीडियो बना रहे थे हमने सोचा बनाए ना बनाए, बनाए ना बनाए। फिर हमने सोचा इतिहास तो है, जानना तो ज़रूरी है कहाँ हुआ था, क्यों हुआ था, क्योंकि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की वजह से ही तो हम आज आधुनिक युग में आए हैं। तो चलो इस वीडियो में हम देखेंगे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन कहाँ हुआ था, कब हुआ था और क्यों हुआ था। और अगले वीडियो में देखेंगे उससे इंडिया सारे यूरोप की जो सिविलाइजेशन थी उन पर उनकी ज़िंदगी पर क्या इफेक्ट हुआ। तो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन कब शुरू हुआ था देख लो, और इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन कहाँ शुरू हुआ था ये भी देख लो, और क्यों शुरू हुआ था यहाँ पे, इसके तो कई कारण हैं ये देखो। चलो अब इन कारणों को हम एक एक करके देखेंगे। उस वक्त समय कुछ ऐसा था, 16वीं सेंचुरी के टाइम पर समय कुछ ऐसा था कि इंग्लैंड में बहुत सारे छोटे छोटे फार्म्स थे, देखो ऐसे। और इस फार्म पे गांव के सारे लोग काम करते थे, किसान भी काम करते थे, काश्तकार भी काम, कितने टाइप के काम करते थे। फिर एक समय आया 17वीं सेंचुरी आते आते कि बड़े बड़े जो भूस्वामी थे वो सारा ज़मीन खरीदने लगे। तो फिर वो इंग्लैंड का दृश्य कुछ ऐसा हो गया, छोटे खेत अब बहुत बड़े बड़े खेत में कन्वर्ट हो गए। जो छोटे किसान थे उनकी तो ज़मीन चली गई, और जो काश्तकार थे उनके पास कामकाज नहीं। तो इतने सारे लोग गांव के वो क्या करें, तो गांव के जो सारे बेरोजगार लोग थे वो सारे अपनी बोरी बिस्तर बांध के बैग एंड बैगेज लेके शहर की तरफ चले। अब शहर में जो फैक्ट्रीज थी उनके मालिकों ने देखा अरे बहुत सारे श्रमिक आ गए हैं, क्यों ना हम अपने बिजनेस को और बड़ा करें, अपनी जो फैक्ट्री है उसको और बड़ा करें ताकि हम और श्रमिक लगा सके और उसमें से हमारी उत्पादकता बढ़ जाएगी, प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी। अब फैक्ट्री बड़े करने के लिए पैसों की भी तो ज़रूरत होती है, और उस वक्त बहुत सारे इन्वेस्टर्स थे, क्योंकि जो अमीर लोग थे वो चाहते थे हम अपने पैसे लगाएं कुछ ऐसे वेंचर में, कुछ ऐसे बिजनेस में जो हमें बहुत अच्छा रिटर्न दे। आज की तारीख में आप एक शो देखते हो क्या, शार्क टैंक? उसमें आप देखते हो लोग आके बताते हैं हमारा ये बिजनेस है और वो उनसे पैसे मांगते हैं और वो उनके कंपनी में निवेश करते हैं। बिल्कुल वही सिचुएशन वहाँ पर भी था। और जो लोग को अमीर लोगों से निवेश नहीं मिलता था वो बैंक के पास चले जाते थे। 1784 में इंग्लैंड में 100 बैंक्स थे, और जानते हो अगले 10 साल में कितने बैंक हुए? 300 बैंक्स। तो बताओ कितनी वित्त की उपलब्धता हो गई। इतने बैंक लोन देने लगे कि लोग यूरोप के बैंक के पहले जाते थे लोन लेने के लिए, वो छोड़ के अब इंग्लैंड के बैंक से लोन लेने लगे। अच्छा, तीसरा कारण देखो, यातायात एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है बिजनेस बढ़ाने के लिए। तो पहले क्या था, केवल सड़कें थी, तो घोड़ा गाड़ी में लादते थे सामान, कोयला वगैरह जो भी सामान हो, और सड़क पथ से आते थे। टाइम बहुत लगता था, जितना टाइम लगेगा कॉस्ट भी तो उतना ही बढ़ जाएगा ना। और इंग्लैंड है नदियों का देश, तो लोगों ने सोचा क्यों ना हम नहर बनाएं, नदियों को कनेक्ट करके नहर बनाएं, और जो शहरें हैं, जो इंडस्ट्रियल शहरें बनेंगी वो नहर के बगल में बनेंगी। फॉर एग्जांपल बर्मिंघम, फॉर एग्जांपल मैनचेस्टर। सो ये नहरें बनने लगी। जो पहला नहर बना उसका नाम था ब्रिज वाटर कैनाल। उसके बाद तो कितने ही नहर बन गए। बर्मिंघम और मैनचेस्टर की तरह और भी जो औद्योगिक शहर थे नहरों के पास में, उनका व्यापार तो क्या फूला फला। और 19वीं सेंचुरी आते आते इंग्लैंड में कोई 4000 किलोमीटर्स ऑफ नहरें बन चुकी थी, और लोग बजरों पर सामान लाद कर फटाफट ले आते थे। इन शहरों में छोटे व्यापारी भी थे, बड़े व्यापारी थे, सबके सब जलपथ को इस्तेमाल करने लगे ताकि उनका व्यापार जल्दी जल्दी हो। तो अब तक हमने देखा कि बहुत सारे श्रमिक थे, फैक्ट्रीज बनाने के लिए बहुत सारा वित्त भी था, और ट्रांसपोर्टेशन नहरें भी बन गई थी। अब सर फैक्ट्री बनाने के लिए और किस चीज़ की ज़रूरत हो सकती है, सोच के बताओ। मशीन बनाने हैं, इमारतें बनानी हैं, इसके लिए क्या ज़रूरत है? लोहा और स्टील। इंग्लैंड में लोहे का आयरन ओर, तांबा, सीसा, ये सब काफ़ी पर्याप्त मिलता है, इनफ। बट समहाउ उनके लोहे की जो क्वालिटी थी ना 16वीं सेंचुरी 17वीं सेंचुरी में, वो बहुत अच्छी नहीं थी। वो लोहा जरा कुरमुरा सा लोहा था, पर क्योंकि जो भट्टी होती थी, जो स्मेल्टर होता था, उसमें वो यूज़ करते थे चारकोल, और काठ कोयले से जो हीट होती थी उससे वो लोहा उतना बढ़िया नहीं बनता था। इंग्लैंड में एक परिवार था, डर्बी परिवार, शॉपशायर नाम की जगह पे, और इन्होंने सबसे पहले
एक ब्लास्ट फर्नेस या धमन भट्टी का आविष्कार किया और उसका इस्तेमाल किया, और उसमें उन्होंने यूज़ किया कोक, पीने वाला कोक नहीं। इस कोक का मतलब कोयले से सारे इम्प्योरिटीज़ निकालकर, जैसे सल्फर एटसेट्रा, इन चीज़ों को निकालकर प्योर कोयला, और उस प्योर कोयला से जो हीट होता है, जो हाई टेम्परेचर बनता है, उससे जो पिघल के निकलता है, उसको ढालने में, उस लोहे को ढालने में बहुत आसानी होती है और वो लोहा बहुत मजबूत होता है। उसके बाद बने बेलन मिल, रोलिंग मिल्स, जिससे लोहे की छड़ें बनने लगी, फिर स्टेनलेस स्टील बनने लगा। और आप बताओ लोहे से क्या क्या बनती है? मशीनें बनती हैं, इमारतें बनती हैं, औजार बनते हैं, आपके घर के हर किस्म के बर्तन बनते हैं, रेलवे पटरियाँ बनती हैं, रेलवे वैगन बनते हैं। ये सब चीज़ें तो लोहे से बनती है ना। तो इससे औद्योगिक क्रांति फटाफट दनादन आगे बढ़ने लगी। 1848 साल तक पूरे यूरोप का जो लोहा था वो यहाँ से जाता था, ब्रिटेन से जाता था, क्योंकि ब्रिटेन की उत्पादकता इतनी बढ़ गई थी। अब देखो, सब जो अमीर लोग थे वो देखने लगे कि अरे औद्योगिक क्रांति में तो बड़ा मज़ा है, यहाँ जहाँ पैसे लगाएंगे वहाँ बहुत ज़्यादा रिटर्न आने लगेगा। तो उनमें जो फॉरवर्ड थिंकिंग लोग थे उन्होंने साइंस और टेक्नोलॉजी में खूब पैसा लगाया, रिसर्च एंड डेवलपमेंट को उन्होंने खूब उत्साह दिया, जिसकी वजह से नई नई चीज़ें हुई। नंबर 1, वाष्प शक्ति का प्रयोग, द यूज़ ऑफ स्टीम पावर। पहले क्या होता था, मशीनें चलती थी मानव शक्ति से या जल शक्ति से, तो ये कम उत्पादकता होती थी। और जब जेम्स वॉट ने डिस्कवर किया स्टीम इंजन, स्टीम का पावर से उन्होंने जो इंजन बनाया, इसको सबसे पहले कोलियरीज में लगाया गया, खदानों में लगाया गया, पर वहाँ वो बहुत ज़्यादा काम इफेक्टिव नहीं थी, क्योंकि तब वो नई नई थी, टूट जाती थी, ज़्यादा प्रेशर पे टूट जाती थी। पर उन्होंने उसको और इम्प्रूव किया, और इसकी इतनी डिमांड हुई कि उन्होंने बर्मिंघम के पास सोहो फैक्ट्री खोल दिया, जहाँ वहाँ से वो स्टीम इंजन बनाने लगे, और ये स्टीम इंजन्स पूरे यूरोप में फैल गए। 19वीं सदी में अधिकतर फैक्ट्री में मानव शक्ति और द्रव शक्ति, जल शक्ति, ये तो खत्म ही हो गया, वहाँ केवल स्टीम शक्ति का उपयोग हो रहा था। अगला इन्वेंशन, जॉर्ज स्टीफनसन ने बनाया रॉकेट नाम का इंजन, जो लोकोमोटिव, जो स्टीम से चलता था, और इससे तो सामान एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में जो मज़ा आया, जल्दी जल्दी ट्रेनें चलने लगी, रेल लाइनें बिछ गई और रेल चलने लगी। पहली रेल कहाँ चली जानते हो? इंग्लैंड में 2 शहर हैं, स्टॉकटन और डार्लिंगटन। इनके बीच का रास्ता है 9 किलोमीटर। ये 9 किलोमीटर रास्ता तय किया गया 2 घंटे में। आपको हंस रहे होंगे, आप बोल रहे हैं 9 किलोमीटर 2 घंटे में, ये तो हम चल के पैदल इतना चल लेंगे। नहीं, पर वो बहुत पुरानी बात यह हो रही है। पर जैसे जैसे रेल लाइनें बनती गई, बर्मिंघम, मैनचेस्टर, लंदन, ये सारी शहरें रेल लाइन से कनेक्टेड हो गई, वैसे वैसे रेल का स्पीड बढ़ता गया, और 30 किलोमीटर प्रति घंटा तो कॉमन हो गया उस वक्त। तो नहरों का क्या हुआ? नहरें भी थी, पर लोग ज़्यादा प्रेफर कर रहे थे रेल से जाने से। 2 कारण, बरसात में नहरें बहुत ज़्यादा पानी हो जाता था, बोट का चलना मुश्किल था, और पाले में तो नहरें फ्रीज हो जाती थी। ये 2 कारण थे। और एक तीसरा कारण ये था कि इतनी ज़्यादा बजरें चल रही थी कि नहरों पर भी ट्रैफिक जैम लग रहा था, तो रेल वॉज अ बेटर ऑप्शन। तो इंडस्ट्रीज तो बहुत सारी बनी, उद्योगें बहुत सारी बनी, पर मैक्सिमम बेनिफिट किस उद्योग को मिला बताओ तो? वो था टेक्सटाइल इंडस्ट्री, वस्त्र उद्योग। पहले ये घरेलू उद्योग था, गांव-गांव में, घर-घर में औरतें धागा काटती थी, और ये स्पीड इतना स्लो था कि 10 औरतें जो धागा काटती थी वो एक बुनकर इस्तेमाल कर सकता था। तो आप सोचो कितने धीरे धीरे कपड़ा बुना जाता था। 1733 में जॉन के नाम के साइंटिस्ट ने बनाया फ्लाइंग शटल। ये देखो फ्लाइंग शटल, इससे कपड़ा बना दन बुनने लगे, बहुत फास्ट स्पीड में बुनने लगे, तो और धागा की ज़रूरत होने लगी। तब क्या हुआ? अगला जो बना उसको कहते हैं स्पिनिंग जेनी। स्पिनिंग जेनी बनाया जेम्स हारग्रीव ने 1770 में। इसमें एक धागा की जगह पे एक साथ 10 धागे काटने लगे, तो स्पीड बढ़ गया ना। तीसरा जो बना 1769 में रिचर्ड आर्कराइट ने बनाया वाटर फ्रेम, जिससे बहुत स्पीड बढ़ गया यह वस्त्र बनाने का। और उससे भी 9 साल बाद 1779 में सैमुअल क्रॉम्पटन ने बनाया म्यूल। ये देखो, ये एक साथ 1000 तकलियां काट सकती थी। सोचो किस स्पीड में एक वस्त्र बन रहा था। तो अब तो ये गांव के घरों में नहीं बन सकता था, तो सारा काम गांव से निकल के शहर में आ गया, और वस्त्र के बड़े बड़े फैक्ट्रीज, उद्योगे लगने लगी। अब व्यापारियों को भी लगा ये तो बहुत अच्छा है, इससे हम बहुत अच्छा व्यापार कर सकते हैं, तो वो वस्त्र लेके सारे दुनिया में फैल गए, जहाँ जहाँ सेल करने लगे। वस्त्र उद्योग तो हो गया, पर कच्चा माल कहाँ से आएगा? कच्चा माल तो है कपास और रॉ कॉटन, जो इंग्लैंड में होता ही नहीं है।
तो उन्हें रॉ कॉटन के लिए बाहर निकलना पड़ा और वो भारत में आए। भारत में आए तो थे ट्रेडिंग करने के लिए, पर वो उन्होंने उपनिवेशी बना लिया, इस भारत को अपने कॉलोनी में कन्वर्ट कर लिया और यहाँ से वो रॉ कॉटन लेके इंग्लैंड ले जाते थे और वहाँ की फैक्ट्रीज़ में रॉ कॉटन से कपड़ा बनता था। वो मशीन का बुना हुआ कपड़ा के प्राइस कम होता था, तो उस कपड़े को लेकर वो इंडिया में आकर इंडिया के बाज़ारों में सेल करते थे और इंडिया के लोग वही कपड़ा खरीदने लगे क्योंकि प्राइस कम था, कीमतें कम थी। और इंडिया का जो अपना वस्त्र उद्योग था, ये तो आपको याद होगा ना कि 16th सेंचुरी में पूरे विश्व में जितना वस्त्र बनता था उसका 1/3 इंडिया से जाता था और इंडिया का मैक्सिमम रेवेन्यू आता था, मुगल ज़मानों में मैक्सिमम रेवेन्यू आता था वस्त्र उद्योग से। पर यह घरेलू उद्योग था। बिहार, बंगाल, उड़ीसा, महाराष्ट्र, तमिलनाडु के घर घर में लोग धागा काटते थे और बुनते थे, पूरी फैमिली मिलकर बनाते थे वस्त्र। ये जो इंडिया का वस्त्र उद्योग था वो तो एकदम खत्म हो गया क्योंकि लोग विदेश से आए हुए सस्ता कपड़ा खरीदने लगे। तो मेरे दोस्तों, हमने क्या क्या देखा? इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन कब हुआ, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन कहाँ हुआ और क्यों हुआ, इसके ये कारण, इसको तो हमने अभी अभी देखा। तो देखो कितना इंटरेस्टिंग चैप्टर था ना। और देखो वहाँ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ तो वहाँ के लोगों की बहुत ज़्यादा तरक्की होने लगी, पर भारत का जो वस्त्र उद्योग था वो तो उसकी वजह से ख़त्म हो गया। तो ये रहा आपका सारांश। और जैसे मैं हमेशा आपसे कहती हूँ, हिस्ट्री को लाइक अ स्टोरी आप इसको पढ़ो, तब आपके दिमाग में ये एकदम बस जाएगा। अपने शब्दों में आंसर लिखना, बढ़िया से बढ़िया नंबर आपको पक्का 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 मिलने वाला है। और आप हमारे साथ ये सारे मीडियम पे जुड़ गए हो ना। रोज हमारा एक मोटिवेशनल पोस्ट जाता है, आपको अच्छा लगा, हमें तो कितना अच्छा लगेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। क से कोशिश।